पैट 2023 में हमने एक नहीं दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पहला एग्जाम आपका है पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा है मिथिला यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तब बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, यानी कि आप लोगों का पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा और पेपर 1 की तैयारी करवाई जाएगी, यानी एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कस शुरू करते हैं। तो 1 जो आपका है, इज इंटेंडेड, क्या है क्वेश्चन, इज इंटेंडेड टू एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नॉलेज इन ए फील्ड और टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर द यूज ऑफ अदर्स। मतलब कि जो हम नॉलेज इंटेंडेड एक्सपेंड द बॉडी ऑफ नॉलेज, जो बॉडी ऑफ नॉलेज एक्सपेंड करते हैं किसी भी फील्ड में, नॉलेज इन फील्ड किस में करेंगे, फील्ड में करेंगे। टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर द अदर्स, दूसरे को प्रोवाइड नॉलेज करेंगे तो किस टाइप के रिसर्च में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअली जो आपका यहाँ हो जाएगा बेसिक रिसर्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका बेसिक रिसर्च में आएगा। किस में आएगा, बेसिक रिसर्च में आता है। अप्लाइड रिसर्च नहीं होता है, जो अप्लाइड किया जाता है मतलब स्कूल टीचर और स्टूडेंट के बीच होता है, इसलिए नहीं होगा। अनकॉमन रिसर्च नहीं होता है, कॉमन रिसर्च नहीं होता है। एक्चुअली जो नॉलेज हम अगर दूसरे को प्रोवाइड करते हैं तो बेसिक रिसर्च के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आप लोग देखिए मिथिला यूनिवर्सिटी और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 आपका जो है ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी, क्या है, ए सिस्टमेटिक इंक्वायरी whose objective is to provide information to solve managerial problems। जो मैनेजरियल प्रॉब्लम सोल्व किया जाता है सिस्टमेटिक इंक्वायरी के अकॉर्डिंग से क्या होता है, वो आपका क्या हो जाएगा। देखिए डेफिनेशन ऑफ रिसर्च क्या होता है, ये आपका डेफिनेशन ऑफ रिसर्च होता है जो कि सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व आउट किया जाता है मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के द्वारा अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन वेरिएबल नहीं होता है, डेफिनेशन ऑफ प्रोपोजिशंस नहीं होता है, क्या होता है आपका एक सिस्टमेटिक वेरिएबल इज द राइट ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 आपका क्वेश्चन क्या है, 3 जो आपका है इज कैरीड ऑन फॉर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्या है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इससे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे आपको, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या होता है, किस में आता है, वो आपका अप्लाइड रिसर्च में आता है। जो टीचर और स्टूडेंट का मतलब कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, कोई क्वेश्चंस का समस्या है, कुछ भी है, तो अप्लाइड रिसर्च में आता है, इम्प्रूवमेंट लर्निंग। तो इज कैरीड ऑन फॉर द सॉल्विंग ऑफ ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, क्या बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात किया जा रहा है। पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये आपको हम ठीक कर देते हैं, या क्या है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम या गाइडेंस स्पेसिफिक, क्या है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फॉर गाइडिंग स्पेसिफिक डिसीजंस यूजुअली इट्स रिजल्ट आर प्राइवेट। ये किस में होता है, अप्लाइड रिसर्च में होता है। जहां आपको पर्टिकुलर प्रॉब्लम दिखे आप अप्लाइड रिसर्च को आंसर कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। बेसिक रिसर्च क्या होता है, जो भी आपको बताया कि जो भी नॉलेज को एनहांस करना होता है, किसी दूसरे को अदर्स को प्रोवाइड करना होता है, तो बेसिक रिसर्च होता है, कॉमन नहीं होता, अनकॉमन नहीं होता है। आपका अप्लाइड रिसर्च इज राइट ऑप्शन। ठीक, क्यों होगा ये बात भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 आपका क्वेश्चन क्या है कि विच सीक्वेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा कथन सही है जो दिया हुआ है, जो बिलो गिवन सेट, कौन सा कथन सही है। प्रॉब्लम डिफिनेशन, जी हाँ, जो समस्याएं का डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस एनालिसिस। प्रॉब्लम डिफिनेशन मतलब क्या होता है, हाइपोथेसिस एनालिसिस करते हैं। हाइपोथेसिस मींस क्या होता है, टेंटेटिव आइडिया, क्या होता है, आपका एक टेंटेटिव आइडिया होता है, वो हाइपोथेसिस कहलाता है। ठीक, ऑप्शन सही होगा। हाइपोथेसिस मतलब एनालिसिस नहीं यार, हाइपोथेसिस एनालिसिस नहीं करते। मतलब क्या होता है, एक प्रॉब्लम डिफिनेशन है ना, जो ऐसा हो सकता है, तो एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस नहीं, यानी कि आपका प्रॉब्लम डिफिनेशन और हाइपोथेसिस एनालिसिस इज राइट ऑप्शन। ठीक है, 5 क्वेश्चंस क्या है, 5 में आते हैं। चूज करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम बिलो गिवन सेट, इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपको चूज करके बताना है। ठीक ना, कौन सा सही है। तो रिसर्च क्या होता है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, यस।
रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक प्रोसेस है, स्टेप टू स्टेप चलता है। रिसर्च इज सिक्वेंशियल प्रोसेस, यस रिसर्च स्टेप टू स्टेप चलता है। रिसर्च एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है, रिसर्च सिस्टमेटिक प्रोसेस है, रिसर्च साइंटिफिक प्रोसेस है। सब के सब रिसर्च इसमें सही है, सिस्टमेटिक होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप होना चाहिए, सिक्वेंशियल वे में होना चाहिए, यानी कि ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। टू गेट to get more insight into problem definitions and objective, जो मतलब कि प्रॉब्लम डेफिनेशंस और ऑब्जेक्टिव इसमें क्या किसमें रिक्वायर होगा, ठीक ना, ये आपसे पूछा जा रहा है किसमें रिक्वायर होता है, जिसमें आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव की जरूरत पड़ती है, तो किस टाइप के रिसर्च में होता है। देखिए ऐसा रिसर्च हम एक्सप्लोर करते हैं, जब खोज करते हैं तो उसमें ज्यादा देखा जाता है, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में खोज करना होता है, जो आपका इसी में होता है, डिफिनेशन, प्रॉब्लम डिफिनेशन ढूंढना, ऑब्जेक्टिव ढूंढना, वो आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का पार्ट है। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, एज इट, जैसा तैसा है, जैसा का तैसा, एज इट इज डिस्क्रिप्टिव होता है। कॉजल रिसर्च क्या होता है, कॉज एंड इफेक्ट, कारण वाला रिसर्च जो होता है आपका कॉजल रिसर्च होता है, ऑल ऑफ द होगा नहीं। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, हमने सबका डिफिनेशन दे दिया, ठीक है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, ए जो राइट ऑप्शन फॉर एक्सप्लोर करना आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 क्या है आपका कि फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब क्या है, रिसर्च डिजाइन है। देखिए क्वेश्चन हर बार रिपीट तो आपको लग ही रहा होगा, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अगर हम ये सीरीज चला रहे हैं तो इसमें क्या है, इज ए फ्रेमवर्क और ब्लूप्रिंट, फ्रेमवर्क या ब्लूप्रिंट, आप जहां भी देखें कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप रिसर्च डिजाइन टिक करिएगा, कहीं सोचना समझना भी नहीं है, ये सब तो होता ही नहीं है, इसलिए इस पर हम टाइम अभी नहीं देंगे, क्योंकि जो आप लोग प्रीवियस अगर लेक्चर मेरा देखे होंगे उस पे हम इस पे बहुत ज्यादा बता चुके हैं, इस मैटर के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या है, टू डिस्क्राइब मार्केट कंज्यूमर, क्या है आपका, टू डिस्क्राइब मार्केट कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक वन रिक्वायर, जो मार्केट कंज्यूमर होता है उसमें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिक्वायर होता है, तो उसमें कॉजल इफेक्ट का नहीं होता है, कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता है, एक्सप्लोर करना नहीं होता है, खोज का, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, डिस्क्राइब करना, मार्केट रिसर्च में ही होता है ना, डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है आपका, नन ऑफ द अबव होगा नहीं, तो ऑप्शन इज द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च इज द राइट ऑप्शन। ओके, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है आपका जो मार्केटिंग का कैरेक्टरिस्टिक और डिस्क्राइब करना, ऐसे भी आप डिस्क्राइब लिखा है, क्या लिखा, डिस्क्राइब और डिस्क्रिप्टिव ही होगा, आप ऑप्शन से भी टिक कर सकते हैं आंसर। अब आते क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या है आपका कि टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट क्या होगा, कॉजल रिसर्च होगा, सीधी सी बात है, कॉजल इफेक्ट क्या होता है, कॉजल होता है, आप यहीं पे देखे, अब आगे हमको बढ़ना ही नहीं है, इससे पहले भी आपको बता चुके हैं, कॉजल इफेक्ट जो होता है कॉजल रिसर्च डिजाइन में आता है, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपका आंसर निकल गया। डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, खोजना होता है, एक्सप्लोर करना होता है, ये तो होगा नहीं। ठीक, अब आता क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन क्या है कि मैनिपुलेशन, देखिए जो मैनिपुलेशन होता है आपका, मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैनिपुलेशन जो होता है एक या उससे अधिक वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि मैनिपुलेट जो करते हैं एक या उससे अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होता है, टू मेजर इट्स इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल में भी होता है, इसमें इसमें किसमें ऐसा होता है, देखिए इसमें जो होता है जब हम एक्सप्लोर करते हैं और रिसर्च डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में यहाँ जो होता है डिपेंड और इंडिपेंडेंट वेरिएबल मोर और लेस होता है, मोर मेजर होता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, एज इट इज होता है। कॉजल में कॉज एंड इफेक्ट का होता है, यानी कि आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन में यही होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है आपका, 11 जो है इज रिक्वायर्ड, क्या कर रहा है, इज रिक्वायर्ड टू मैनिपुलेट, is required to manipulate one or more independent variable to measure its on dependent variable, तो measure on independent variable में किस टाइप का होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा
सेकेंडरी डाटा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि मैनिपुलेट यहाँ जो वो करने कर रहा है कि एक और उससे ज्यादा जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में है, फिर उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल में लाएंगे। जब इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट करके लाते हैं तो यह सेकेंडरी डाटा में ही पॉसिबल है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैनिपुलेट करके इंडिपेंडेंट से डिपेंडेंट वेरिएबल में इसको ले आते हो। तो आपका सेकेंडरी डाटा इज द राइट ऑप्शन। एक्सपेरिमेंट में नहीं होता है, कन्वेंट सैंपलिंग में नहीं, यानी कि सेकेंडरी डाटा में होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या है आपका? विच रिसर्च डिजाइन, क्या है? विच रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेप्शंस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जो रिसर्च, इसमें से कौन सा, इसमें से क्या, मतलब रिसर्च डिजाइन इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेप्शंस ऑफ प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक। क्या इसका प्रोडक्ट करेक्टरिस्टिक है आपका रिसर्च डिजाइन का। ओके, तो इसमें एक्सप्लोरेटरी नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है आपका एज इट इज, क्या होता है? एज इट इज जो होता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है, जैसे को तैसा। आपका यहाँ पर डिजाइन होता है डिटरमाइन द परसेप्शंस ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। कॉजल इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट का होता है, ये तो होगा नहीं, यानी कि ऑप्शन बी होगा। देखिए आप ऑप्शन को भी कट कर सकते हैं यदि प्रॉपर वे में, अगर ये जो मेरा प्रीवियस ईयर सीरीज है उसको भी देख रहे हैं तो आप ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 13 जो है ए फिक्स्ड सैंपल, क्या है? एक ए फिक्स्ड सैंपल या सैंपल्स ऑफ पॉपुलेशन एलिमेंट्स इज मेजर्ड रेपिडली ऑन द सेम वेरिएबल। मतलब जो फिक्स्ड सैंपल होता है या पॉपुलेशन एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग मेजर रैपिडली ऑन द सेम वेरिएबल। ये किसका करेक्टर है? करेक्टर पूछ रहा है आपका। तो क्या इससे पहले भी हम बता ही चुके होंगे कि ऑन द सेम वेरिएबल, सोम वेरिएबल होता है, फिक्स सैंपल होता है, तो आपका ये लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा। एक ही टाइम में करना, लॉन्गिट्यूडनल होगा, एक्सप्लोरेटरी नहीं होता, कॉजल इफेक्ट नहीं होता, क्या होता है आपका? लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये 14 क्वेश्चंस क्या है कि इज सेट ऑफ प्रोसीजर्स स्पेसिफाइंग, ठीक है, सेट ऑफ प्रोसीजर्स स्पेसिफाइंग द टेस्ट यूनिट्स एंड हाउ the test units and how these units are to divided into homogeneous sample, ठीक है। उसके बाद what independent variable or treatments are to be manipulated, what dependent variable are to be measured, how the extraneous variable are to be controlled। ये जो चार इसमें पॉइंट दिया है, चारों पॉइंट को पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब चारों पॉइंट को पढ़ के समझना है कि आखिर इसमें ये जो चारों पॉइंट दिया हुआ है, ये चारों पॉइंट किस टाइप के रिसर्च में होता है, कि यूनिट्स, हाउ दिस यूनिट्स आर टू डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस डिवाइड होता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ट्रीटमेंट आर टू बी मैनिपुलेट किया जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ट्रीटमेंट होता है, मैनिपुलेट होता है, तो वो एक्सपेरिमेंटल का पार्ट है। किसका पार्ट है वो? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल मेजर्ड, दिस इज पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटल। हाउ द एक्सटेर्नल वेरिएबल टू बी कंट्रोल, अगर बाहरी वातावरण को कंट्रोल करना है तो वो किसमें होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में होता है, यानी कि आपका ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल हो जाएगा। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर करना होता है। वन टाइम डाटा कलेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल होता है, तो ऑप्शन सही कट गया, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आते क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है? 15 जो है सो इजी दिया हुआ आपका आर इंटू 0 O2, यानी कि 0102 सर दिया हुआ। नेम द डिजाइन यूज टू एबव नरेशन, ये किस टाइप को नरेशन को डिजाइन कर रहा है? ECG R इंटू 0102, तो किस टाइप को नरेशन को डिजाइन कर रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। ये जो आपका है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन क्या कर रहा है? पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल डिजाइन को ये इंडिकेट कर रहा है, सिंगल क्रॉस को नहीं कर रहा है, और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को डिजाइन नहीं कर रहा। पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन क्रिएट फॉर द ऑप्शंस। ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 16 आपका क्या है कि डैश इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जो हम एलिमेंट्स कलेक्शन करते हैं, डैश इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स
that possess the information sought by the researchers and about which inferences are to made। यानी कि इसमें जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है या ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, इंफॉर्मेशन साउट बाय द रिसर्चर्स अबाउट इन्फ्लुएंस, ये किसमें होता है, यह आपका जो होता है पॉपुलेशन में होता है। पॉपुलेशन क्या कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, पूरे पूजा एक बार कलेक्ट कर ले तो पॉपुलेशन सैंपल नहीं होता है और सैंपल साइज इसके अकॉर्डिंग सही नहीं होता, क्या होता है आपका पॉपुलेशन कलेक्शन आउट बाय द रिसर्चर्स एंड अबाउट विच इन्फ्लुएंसेस आर टू मेड इन दिस टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, क्या है कि ए इज एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है या यूनिट कंट्रोलिंग, क्या है, या यूनिट कंट्रोलिंग द एलिमेंट दैट इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन एट सम स्टेज ऑफ द सैंपलिंग प्रोसेस। यानी कि ए मतलब कि जो एलिमेंट है ये एक कंट्रोलिंग एलिमेंट्स है, यूनिट है, दैट इज अवेलेबल फॉर सिलेक्शन, जो सिलेक्शन में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, तो ये किस टाइप का सम स्टेज जो सैंपलिंग है वो किस टाइप के सैंपलिंग में होता है। तो ये आपका हो जाएगा सैंपलिंग मेथड नहीं, एक्सटेंटिव नहीं, ये सैंपलिंग यूनिट में होता है। किसमें होता है ऐसा कहानी, सैंपलिंग यूनिट में होता है, एक्सटेंट में नहीं होता। एक्सटेंट अलग पार्ट है, जैसे सैंपलिंग मेथड भी अलग पार्ट है जो सैंपलिंग हम लेते हैं, इसके बाद इसका भी नहीं होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्वेश्चन से क्या है, 18 का डिस्कस करते हैं कि attempts to obtain, क्या है, attempts to obtain a sample of convenient sample, respondents are selected because they happen to be in right place at right time। यानी कि जो राइट प्लेस और राइट टाइम पे कन्वेंट एलिमेंट्स होता है तो वो किस टाइप के मतलब कि सैंपलिंग में इन्वॉल्व होगा, क्या है, राइट प्लेस और राइट टाइम, ये आपका कन्वेंस सैंपलिंग होता है जो राइट प्लेस और राइट टाइम में इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, राइट टाइम और राइट प्लेस में इन्वॉल्व होता है, वो आपका कन्वेंस सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग नहीं होता, रैंडम नहीं ले लेते हैं, क्लस्टर सैंपलिंग नहीं होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग नहीं होता है। आपको रैंडम अगर इस तीनों का अलग से आपको वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट्स करिएगा कि रैंडम क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, स्ट्रैटिफाइड क्या होता है, बता देंगे। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है आपका, 19 जो है डैश इज ए फॉर्म ऑफ कन्वेंस सैंपलिंग, क्या है, फॉर्म ऑफ कन्वेंस सैंपलिंग इन विच द पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर सिलेक्टेड। क्या सिलेक्ट होता है, पॉपुलेशन एलिमेंट्स आर selected based on the judgment of the researcher। जब population element select होता है, which the population elements are selected based on the judgment of the researcher, यानी कि जजमेंट ऑफ रिसर्चर बताना है, जजमेंट करना है ना, जजमेंट वर्ड यहाँ पर है ना, तो क्या हो जाएगा आपका जजमेंटल सैंपलिंग, जो जजमेंट किया जाता है वो आपका जजमेंटल सैंपलिंग में होगा, कन्वेंस सैंपलिंग नहीं, रैंडम सैंपलिंग नहीं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग नहीं, किसमें होता है आपका जजमेंटल सैंपलिंग में आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि इन एन इनिशियल ग्रुप, क्या है, इन एन इनिशियल ग्रुप ऑफ रेस्पोंडेंट इज सेलेक्टेड, मतलब कि जो स्टार्टिंग में हम जो सेलेक्ट करते हैं ग्रुप में, उसके बाद आफ्टर बीइंग इंटरव्यू, फिर इंटरव्यू होता है, दिस रेस्पोंडेंट आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई, जो रेस्पोंडेंट होता है एक्चुअली आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अदर्स हु अमंग टू द टारगेट, क्या है, हु अमंग्स टू द टारगेट populations of the interest, तो subsequent respondent are selected based on the referrals। ये किसमें सेलेक्ट होता है, किस रेफरेंस में ये आपका होता है, जो कि आइडेंटिफाई अदर्स हु बिलोंग टू द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो टारगेट पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है, सब्सिक्वेंट रेस्पोंडेंट आर सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द रेफरेंस, ये आपका सनोवाल सैंपलिंग होता है। किसमें होता है आपका सनोवाल सैंपलिंग होता है, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग नहीं होता है, क्लस्टर नहीं होता है, किसमें होता है सनोवाल सैंपलिंग में ऐसा होता है। आपका ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ईच एलिमेंट, क्या है, ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज नोन एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, यानी कि जो पॉपुलेशन है किसमें इक्वल
प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन की चांस रहता है, मतलब कि अब जानना भी, each element in the population, जो एलिमेंट है पॉपुलेशन का, each element in the population has known and equal probability of selection, known and equal probability of selection, this is the characteristic of, किसका कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर रैंडम सैंपलिंग का होगा। रैंडमली क्या करते हैं, हम पूरे कहीं डाटा उठाना होता है कंटिन्यूसली उठा लेते हैं, कुछ छांटते नहीं है पूरे स्पीशीज को कर लेते हैं, तो आपका क्या होता है, रैंडम सैंपलिंग होता है, जो कि इक्वल प्रोबेबिलिटी हो सकता है सिलेक्शंस का। रैंडम सैंपलिंग होता है, सनोवाज सैंपलिंग नहीं होता है, कन्वेंस सैंपलिंग में नहीं होता, किसमें होता है आपका, ये रैंडम सैंपलिंग में होता है। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, द सैंपल इज द सैंपल इज चूजन बाय सेलेक्टिंग ए रैंडम, मतलब मतलब क्या करते हैं हम कि जब सैंपल सिलेक्शन चूज करना होता है रैंडमली सिलेक्ट करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द पिकिंग एवरी एट्थ एलिमेंट, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट जब शुरुआत करते हैं तो एंड देन पिकिंग एवरी एलिमेंट्स इन सक्सेशन फ्रॉम द सैंपलिंग फ्रेम, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका करेक्टर है, किसका करेक्टर है, करेक्टर बताना है। तो भाई जब खुद देखिए, खुद क्या कहा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से करते हैं, भाई जब स्टार्टिंग पॉइंट का सवाल आएगा तो आप सिंपल सिस्टमेटिक में टिक लगा सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट है, अगर बढ़ रहा है सैंपलिंग फ्रेम की ओर, तो किसका करेक्टर है, सिंपल फंडा है कि करेक्टर आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग का होगा, सनोवाल सैंपलिंग का नहीं है, कोटा सैंपलिंग का नहीं है, कन्वेंस सैंपलिंग का नहीं, किसका है आपका सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग का ये पॉइंट है। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चंस क्या है 23 जो आपका है देख लेते हैं, इन व्हिच सैंपलिंग मेथड, क्या है, इन व्हिच सैंपलिंग मेथड टोटल सैंपल साइज n, क्या है, सैंपलिंग साइज टोटल कितना है, n है, इन व्हिच सैंपलिंग मेथड है टोटल सैंपल साइज आपका जो है सो n है, डिपेंडिंग n इज डिपेंडिंग नोट, क्या है, नोट ओनली द साइज ऑफ स्ट्राटा, नोट ओनली द साइज ऑफ स्ट्राटा बट ऑल्सो ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ स्ट्राटा, साइज ऑफ स्ट्राटा नहीं है लेकिन क्या है, वेरिएबिलिटी ऑफ स्ट्राटा है, तो ये किसमें होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग होता है, किसमें होता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग में ये होता है, कोटा सैंपलिंग में नहीं होता है और कन्वेंस सैंपलिंग में नहीं होता, किसमें होता है आपका, डिस्प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग में होता है। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, 24 जो होता है, इन सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल, इन सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल, क्या है, प्रोपोर्शनल वर्ड है यहाँ पर, इन सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव साइज ऑफ स्ट्रेटम, सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव साइज ऑफ स्ट्रेटम इन द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि जो आपका यहाँ टोटल पॉपुलेशन पूछ रहा है कि सैंपल साइज इज प्रोपोर्शनल, सैंपल साइज यदि प्रोपोर्शनल है टू द रिलेटिव साइज ऑफ स्ट्रेटम इन द टोटल पॉपुलेशन, जो होता है आपका प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग होता है, किसमें होता है, प्रोपोर्शनल था यहाँ पर, प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपका क्वेश्चन देख के भी आंसर लगा सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए, अगर बारीकी से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, मतलब कि कम टाइम में आप क्वेश्चन करके आगे निकल सकते हैं। ऐसा अगर आप रखते हैं तो 50 में 35 से 40 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, ये है टाइम बचाते हुए आप क्वेश्चन 50 में 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि ए सेंसस इज प्रीफर्ड ओवर सैंपलिंग व्हेन, ए सेंसस इज प्रीफर्ड ओवर सैंपलिंग, मतलब सेंसस जो होता है, क्या होता है, सेंसस मतलब जो डाटा लिया जाता है सेंसस में, वो सैंपलिंग किस में होता है, ये चीज आपको बताना है। देखिए द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है यहाँ पर, बहुत छोटा भी हो सकता है, वेरी स्मॉल, ठीक है, ये सही है। देयर इज ए लार्ज वेरिएशन, अगर साइज क्या होता है, वेरिएशन तो आएगा जब आप सैंपलिंग उठाते हो सेंसस से, तो वेरिएशन तो आना ही है ना, लार्ज वेरिएशन आएगा, यानी कि आपका मोस्ट एलिमेंट इन द पॉपुलेशन आइडेंटिकल थोड़ी होगा, मोस्ट एलिमेंट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं लार्ज वेरिएशन को, पॉसिबली नहीं है।
तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि ए और डी दोनों सही है, ए और बी सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या है? इन स्मॉल कंपनी, एक छोटा कंपनी है, मान लीजिए इन स्मॉल कंपनी टू टाइपिस्ट आर एम्प्लॉयड, दो एम्प्लॉयड है इन स्मॉल कंपनी। क्या है? इन स्मॉल कंपनी, ठीक है, टू टाइपिस्ट आर एम्प्लॉयड। टाइपिस्ट ए टाइप वन पेज इन 10 मिनट्स। टाइपिस्ट ए जो होता है एक पेज टाइप कर रहा है 1 मिनट में, ठीक है। क्या कर रहा है? 1 मिनट में टाइप कर रहा है। while while टाइपिस्ट बी जो अब क्या कर रहा है, टाइपिस्ट बी टेक, वो टाइम ले रहा है 20 मिनट। टाइपिस्ट ए टाइम ले रहा है एक पेज को टाइप करने में 10 मिनट। क्या कर रहा है? दो टाइपिस्ट है, एक छोटा कंपनी है, दो टाइपिस्ट है। टाइपिस्ट ए जो है सो एक पेज को टाइप करने में ले रहा है 10 मिनट, जबकि टाइपिस्ट बी जो है सो टाइपिस्ट बी जो है एक पेज को टाइप करने में ले रहा है 20 मिनट। सेम पे बात है, 20 मिनट ले रहा है। क्या ले रहा है? 20 मिनट ले रहा है। तो बोथ आर आस्क्ड टाइप 10 पेज, दोनों मिला के जो है सो 10 पेज टाइप करता है। तो व्हाट इज एवरेज टाइम टेकन फॉर टाइपिंग वन पेज? तो एवरेज टाइम कितना लगेगा? एवरेज टाइम आपका जो इसमें लगेगा वो 15 मिनट लगेगा। कितना लगेगा? 15 मिनट आपका एवरेज टाइप लगता है। 10 मिनट नहीं होगा, 30 मिनट नहीं होगा। और आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, सोल्यूशन दे दिया जाएगा, या आप करके देखिएगा, बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इस चीज को कर लेते हैं। 27 जो है द अर्थमेटिक मीन, क्या है? द अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज ऑफ 20 आइटम्स। अर्थमेटिक मीन ऑफ सीरीज कितना है? 20 आइटम्स है, ठीक है। वाज कंप्यूटेड 20 सेंटीमीटर, उसको कंप्यूट किया जाता है 20 सेंटीमीटर में। तो while calculating this item 30 सेंटीमीटर was misread 30, यानी कि 13 सेंटीमीटर गलत से 30 लिख दिया जा रहा है, गलत से कितना लिख जा रहा है? 30 लिख दिया जा रहा है। तो 30 मिस्टेक्स लिख देते। फाइंड द करेक्ट मीन, आपको यहाँ पर मीन बताना है और मीन निकालना है। तो आपका मीन जो है 19.15 आपका मीन आ जाएगा, ठीक। अब आते क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या है? 28 जो है सो इन ए स्मॉल बिजनेस, क्या है? एक स्मॉल बिजनेस है, एक स्मॉल बिजनेस फर्म है, टू टाइपिस्ट आर एम्प्लॉयड, इसमें भी दो टाइपिस्ट एम्प्लॉयड है। एक छोटा कंपनी है, उसमें दो टाइपिस्ट काम कर रहा है। टाइपिस्ट ए और टाइपिस्ट बी काम कर रहा है। तो टाइपिस्ट ए टाइप आउट ऑन एवरेज 30 पेज पर डे। टाइपिस्ट ए जो है सो 30 पेज डेली का टाइप कर रहा है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन में कर रहा है। स्टैंडर्ड उसका विथ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टाइप डेविएशन 6 है। टाइपिस्ट बी जो है ऑन एवरेज टाइप 45 पेज कर रहा है। टाइपिस्ट बी कितना पेज कर रहा है? टाइप 45 पेज कर रहा है। तो विथ है स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 10 है। कितना है? स्टैंडर्ड डेविएशन उसका 10 है, 10 है। Which typist greater consistency of his output, इसमें किसमें से दोनों टाइपिस्ट में आपका किसका ग्रेटर कंसिस्टेंसी है काम करने का? किसका ग्रेटर कंसिस्टेंसी इन हिज आउटपुट, किसका ज्यादा आउटपुट है काम करने की, किसका ज्यादा क्षमता है वो बताना है। किसका ज्यादा क्षमता है? तो ऑब्वियसली टाइपिस्ट ए का ज्यादा क्षमता है, क्योंकि टाइपिस्ट ए क्या है? एवरेज 30 पेज पर डे टाइप कर रहा और 6 स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो टाइपिस्ट ए का आपका ज्यादा एक्यूरेसी होगा, ज्यादा कंसिस्टेंसी लेवल होगा कि वो टाइप करता है। सेम तो होना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या है? द फॉलोइंग डाटा गिव द सेविंग बैंक अकाउंट्स बैलेंसेज ऑफ 9 सैंपल हाउस होल्ड सेलेक्टेड। जो डाटा जो दिया हुआ है इसमें क्या है? थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। द फॉलोइंग डाटा गिवन, हाँ क्या है? द फॉलोइंग डाटा गिवन सेविंग बैंक अकाउंट्स बैलेंसेज ऑफ 9 सैंपल हाउस होल्ड सेलेक्टेड इन ए सर्वे। सर्वे में सिलेक्शन होता है
द फिगर्स आर इन रुपीज, रुपीज में होता है। कैलकुलेट द मीन 745 तो 2000 1500 68,000 461 549 इतना दिया हुआ है आपको डाटा के फॉर्म में। तो इसका कौन सा मतलब आपका ये हो जाएगा, सो कैलकुलेट करना है मीडियन, क्या निकालना है आपको इसमें, मीडियन निकालना है। तो आपका मीडियन इसमें 1800 आ जाएगा, करके देखिएगा, नहीं तो कमेंट्स कीजिएगा तो हम निकाल देंगे। 1800 इसका आ जाएगा ऑप्शन। 461 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, कितना आएगा 1800 इसका आंसर आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ द स्मॉलेस्ट स्कोर इज 30, मान लीजिए छोटा स्कोर कितना है 30 है, लार्जेस्ट स्कोर 60 है, तो रेंज, रेंज क्या कैसे निकालते हैं, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, माइनस करिएगा रेंज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम करके रेंज निकाला जाता है। तो आप अगर 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 आएगा, 60 ऑप्शन राइट होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है कि व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा सेट, इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड, मीडियन, मीन, रेंज, ये सब आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर क्या है 31, व्हाट इज द मोड ऑफ द गिवन डाटा सेट, इसमें आपको मोड बताना है कि मोड क्या होगा, डाटा सेट पूरा मोड क्या है। तो इसमें 5 जो है आपका मोड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 जो दिया हुआ है ये मोड होगा। 11 और ऑल ऑफ दिस यहाँ पर होना नहीं है, यानी कि जो इसमें आपका दिया हुआ है ये 5 क्या होगा, 5 आपका मोड हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। 32 क्या है, which scale is used in getting, which scale is used in getting information on gender of respondent, जो जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट है वो इसमें किस स्केल में होता है, जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट किस स्केल में होता है। तो यहाँ क्या बात किया जा रहा है, थ्रू द क्वेश्चनाइजर, जेंडर क्या होता है, एक नेम ही होता है ना, जो नेम को शो अप करता है, जेंडर नेम को शो अप करता है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉमिनल स्केल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी इंटरवल या ऑर्डिनल की बात नहीं कर रहा है, नेम का बात कर रहा है, नॉमिनल हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि ए इन विच नंबर्स आर असाइंड, क्या है नंबर्स आर assigned to object to indicate the relative extent to which object some object possess the characteristic, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स है इंडिकेट करता है रिलेटिव एक्सटेंट को। तो रिलेटिव एक्सटेंट मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे को शोप करता है रैंकिंग के हिसाब से, मतलब 1 2 2 3, जैसे रोल नंबर होता है, कोई टॉप किया कोई लास्ट किया, कोई सेकंड किया कोई थर्ड किया, उसको रैंक दे दिया जाता है, इसलिए वो रैंकिंग स्केल में आ जाता है। रेशियो स्केल नहीं होता है, नॉमिनल स्केल सिर्फ नेमिंग होता है। ठीक, इस तरह से इसका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, ए डैश टाइप ऑफ क्वेश्चनाइजर, क्या है टाइप ऑफ क्वेश्चनाइजर्स इन विच रेस्पोंडेंट फिल इन द क्वेश्चनाइजर, यानी कि जो टाइप ऑफ क्वेश्चनाइजर क्वेश्चंस पूछा जाता है रेस्पोंडेंट फिल इन द क्वेश्चनाइजर्स, ये किस में होता है आपका, तो ये जो होता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनाइजर में होता है, जो खुद से मतलब क्वेश्चन बनाया जाता है, सेल्फ अनस्ट्रक्चर्ड वे में नहीं होता है और शेड्यूल वे में नहीं होता, क्या होता है आपका सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनाइजर्स इज द राइट। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ए आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होता है मतलब जहां मन तहां से क्वेश्चन किया जाता है, उसमें क्वेश्चन का कोई सीक्वेंस नहीं होता है। जैसे कि हमको किसी को इकोलॉजी में क्वेश्चन पूछना है तो पूरे इकोलॉजी से हम क्वेश्चन कहीं से पूछ सकते हैं, इकोलॉजिस्ट नहीं है कि हमको क्वेश्चन पूछना इकोसिस्टम से पूछना है या इन्वायरमेंट से पूछना है, पूरे इकोलॉजी में हम किसी भी पॉइंट से क्वेश्चन उठा के पूछ सकते हैं। ये क्या होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, या पूरे हम एमएससी बॉटनी एमएससी जूलॉजी पूरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो आपका ओपन एंडेड होता है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि इसी पॉइंट से क्वेश्चन पूछना है। वो किस टाइप का होता है, वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, जहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई रूल्स नहीं होता है, आपके ब्रेन में जहां से क्वेश्चन एराइज हो रहा है आप क्वेश्चन उससे पूछ सकते हो। स्ट्रक्चर में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है आपका एक स्ट्रक्चर, जैसे 10 क्वेश्चन लिख के आए इंटरव्यू में तो 10 क्वेश्चन में से ही पूछना है, स्ट्रक्चर्ड में पहले से अरेंज करके क्वेश्चन लाए वैसे से पूछना है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। जो क्लोज एंडेड होता है क्या होता है आपका क्लोज एंडेड हो जाता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज एंडेड होता है।
5 पॉइंट रेटिंग स्केल, ये होगा नहीं इसमें, तो आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या है, आउट ऑफ द बिलो गिवन ऑप्शन, जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ठीक है, which सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू चेकिंग प्लेगरिज्म ऑफ रिसर्च, इसमें से कौन सा, मतलब ऑप्शन तो दिया हुआ है, कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो प्लेगरिज्म को चेक करता है, उस सॉफ्टवेयर का नाम बताना है जो प्लेगरिज्म को चेक करता है। तो आपका जो 13 है, ये 13 प्लेगरिज्म को चेक करता है। जैसे आप कोई मान लीजिए पेपर लिख रहे हैं, पेपर लिखने के बाद आपने कहाँ से डाटा लिया, क्या लिया, उसमें कितना प्लैग है, तो आपका प्लैग वो शो किसमें करता है, 13 में प्लैग शो करता है। रिसर्च स्कॉलर में क्या करते हैं, कोई भी पेपर को पढ़ना हो तो वहां से जाकर डाउनलोड करके स्कॉलर में हम पढ़ते हैं। सेग नहीं होगा, पेयरसन नहीं होता, क्या होता है 13। अब आते हैं एपीए। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है आपका, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। क्या होता है, अमेरिकन सीधा फुल फॉर्म है, आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में, तो वहां पे ध्यान होना चाहिए कि एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एक और कंसेप्ट आता है एमएलए, एमएलए का भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा, ठीक है। एपीए क्या होता है आपका, ये जो होता है साइंटिफिक वे में, ये अमेरिकन का यह है जो लिखा जाता है रिसर्च पेपर, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, एपीए स्टैंड्स फॉर, ओके। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या आपका है, 38 जो होता है, ट्रेडमार्क कम अंडर, जो ट्रेडमार्क है वो किसके अंडर होता है, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क अंडर, ये जो होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या इंडस्ट्रियल या पेटेंट। इंडस्ट्रियल में नहीं होता है ट्रेडमार्क, डिजाइन में, पेटेंट में नहीं होता है, ये किस में होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ट्रेडमार्क कम अंडर, किसके अंदर ट्रेडमार्क होता है आपका, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है, प्रॉपर्टी राइट के अंदर ट्रेडमार्क आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स टू वन, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स टू वन एंड ऑल हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जो एक्सप्रेशन ऑफ थिंग्स होता है, क्या होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प यू इन रिसर्च इज, यानी कि जो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं वो किस टाइप के रिसर्च में होता है। देखिए जो हम अलग से समरी बनाते हैं और किसी को इंडिकेशन करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हेल्प योर रिसर्च इज, तो वो किस में एक्सपेक्ट करते हैं उसको दिखाते हैं, तो वो आपका बिब्लियोग्राफी होता है, जो बिब्लियोग्राफी में शो किया जाता है। एक्नॉलेजमेंट में नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट क्या, जो स्टार्टिंग जो लिखना होता है क्या करने जा रहा हूँ उस टाइप का एक्नॉलेजमेंट बनाना होता है। एक्सक्लूसिव समरी में नहीं होता, किसमें होता है, बिब्लियोग्राफी में होता है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40। 40 आपका क्या है कि इज एन एक्नॉलेजमेंट इफ यू इंक्लूड, क्या है, इज एन एक्नॉलेजमेंट इफ you include on in your text whenever you quote और paraphrase a source, जो paraphrase of source होता है आपका acknowledgement में, वो किस में होता है, सिमिलरिटी में नहीं होता है ऐसा कोई paraphrase। 13 क्या होता है आपका, जो प्लेगरिज्म चेक करने वाला होता है 13 में होता है। डिजाइन जो ब्लूप्रिंट होता है, डिजाइन होता है, यानी कौन होगा आपका, एनटी एन एन इन टेक्स्ट साइटेशन, जो साइटेशन को हम शो करता है वही आपका एक्नॉलेजमेंट का टेक्स्ट क्वाइट पैराफ्रीज में इंक्लूड होता है टेक्स्ट साइटेशन, यानी कि कोई डाटा कहीं से लेते हैं उसको साइट करते हैं, उसको प्रॉपर वे में मेंशन किया जाता है, वही आपका एन इन टेक्स्ट साइटेशन होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या है, 41 जो है सो इज एन अनप्रूवन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट अनप्रूवन है मतलब प्रूव नहीं हुआ है, क्या होता है, प्रूव नहीं हुआ है, या प्रोपोजिशंस अबाउट ए फैक्टर या फेनोमेनन दैट इज इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर, या रिसर्चर को उसमें इंटरेस्ट है जो आपका अनप्रूवन है, जो प्रूफ नहीं हुआ है। इंटरेस्ट ऑफ रिसर्चर क्या होगा, हाइपोथेसिस होगा, जो एक टेंटेटिव आइडिया होता है, क्या होता है, टेंटेटिव आइडिया होता है जो अनप्रूवन है, प्रूव हो भी सकता है प्रूव नहीं भी हो सकता है, वो किसका फैक्टर है, तो हाइपोथेसिस का फैक्टर है, किसका है, वो आपका हाइपोथेसिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस का फैक्टर हो जाएगा राइट ऑप्शन, ठीक। क्वेश्चनाइजर नहीं होता तो क्वेश्चन से रिगार्डिंग होता, मेजरमेंट नहीं करते यहाँ पर, कोई सैंपल वैम्पल नहीं होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या है कि द हाइपोथेसिस दैट आर प्रपोज्ड with the intent of receiving
रिजेक्शंस फॉर देम आर कॉल्ड, मतलब जो हाइपोथेसिस होता है आपका, क्या है हाइपोथेसिस जो होता है इंटेंट ऑफ रिसीविंग होता है, बट रिजेक्शन ऑफ जो रिजेक्ट होता है वो किस टाइप का हाइपोथेसिस होगा, तो आपका वो नल हाइपोथेसिस होता है। जो रिजेक्ट हो जाता है ना, जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं और इंटेंट और रिसीविंग करके रिजेक्शन में चल जाता, तो आपका नल हाइपोथेसिस होता है। अल्टरनेटिव नहीं होता, जो एक्सेप्ट हो जाता है। टाइप 1 एरर बता चुके हैं इससे पहले वाला क्लास में, ये नहीं होगा, यानी कि आपका नल हाइपोथेसिस इज द राइट ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्या है, रिजेक्टिंग द नल, रिजेक्टिंग द नल व्हेन, रिजेक्टिंग द नल व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू, इसमें कौन सा सही है, रिजेक्टिंग द नल व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू दिस इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे, तो ये आपका जो है टाइप 1 एरर होता है। रिजेक्टिंग द नल व्हेन इन फैक्ट इट इज ट्रू, जब नल रिजेक्ट हो जाता है तो फ्लक्चुएट करके किस में आता है, टाइप 1 एरर में आता है। टाइप 2 एरर में यहाँ पर नहीं जाएगा, अल्टरनेटिव में जाएगा, नल में नहीं जाएगा, किस में जाएगा आपका टाइप 1 एरर में आता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, दिस एरर एराइजेज, जो एरर है वो क्या एराइज करता है आपका, दिखाता है, दिस एरर एराइजेज व्हेन ए सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो किस टाइप के सैंपल में होगा, जो कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो आप सैंपलिंग एरर में आते हैं तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। सैंपल साइज रिप्रेजेंट करता है, नॉन सैंपलिंग करता है, कौन नहीं करता है, बी नहीं करता है, इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, मेक्स कैलकुलेशन इजी एंड फास्ट, इसमें क्या यूज करेंगे जिससे कैलकुलेशन इजी और फास्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी और फास्ट हो जाएगा, क्या यूज करेंगे हम, तो इसमें जो है ऑफिशियल ऑफिस एक्सेल, क्या है ऑफिस एक्सेल करेंगे, एक्सेल यूज करेंगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन फास्ट होगा और इजी होगा। एक्सेल का यूज करने से क्या होता है, कैलकुलेशन फास्ट और इजी होता है। अब आते हैं पीपीटी होता है प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है, ऑफिस वर्ड रिपोर्ट जनरेट करने को और रिपोर्ट बनाने के लिए होता है। ठीक है, आपका यहाँ क्या करा, कैलकुलेशन के लिए एक्सेल है। 46 क्वेश्चन क्या है, हेल्प्स टू प्रिपेयर, क्या है, हेल्प्स टू प्रिपेयर टाइप फॉर्मेट ऑफ बंच ऑफ डॉक्यूमेंट, जो बंच ऑफ डॉक्यूमेंट बहुत सारा जो होता है किसमें होता है, किसके हेल्प से लेकर हम टाइप करके बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं या बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, तो ये आपका ऑफिस वर्ड क्या होता है, ऑफिस वर्ड के थ्रू ही आप डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हो, पीपीटी नहीं होता, एक्सेल कैलकुलेशन के लिए होता है, ऑफिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए होता है पीपीटी। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑफिस वर्ड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, ड्यूरिंग मीटिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव टूल फॉर द प्रेजेंटेशन, इससे पहले बता चुके कि प्रेजेंटेशन किस में आता है, तो जो टूल फॉर प्रेजेंटेशन आपका होता है मीटिंग में जो प्रेजेंट करते हो वो आपका पीपीटी कहलाता है, क्या कहलाता है, पीपीटी, क्या होता है आपका पीपीटी होता है। ऑफिस वर्ड जो हम बंच ऑफ वर्ड या टेबल बनाते हैं ऑफिस वर्ड बनाते हैं, ऑफिस एक्सेल कैलकुलेशन के लिए होता है, ये ऑफिस पावर पॉइंट नहीं होता है, आपका पीपीटी जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। ठीक, अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या है, 48 जो है प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेरियस ई बुक्स, जो ई बुक्स प्रोवाइड होता है, ई जर्नल इन इंडिया, ई बुक जो होता है किस जर्नल में आप जाकर के ई बुक को पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स एक्सेस टू वेरियस ई बुक, बहुत सारे ई बुक जो होता है, मतलब कि ई बुक मतलब क्या होता है, जो आपका साइट पर बुक डाला हुआ है उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ई जर्नल या ई बुक किस पे होता है, तो आपका ये शोध सिंधु है, क्या है, शोध सिंधु में आपको ये सब मिल जाएगा, ई बुक जाकर के वहां पर शोध सिंधु में आप पढ़ सकते हो, किसमें, शोध सिंधु आपका सही होगा कि आप शोध सिंधु में जाकर के इसे पढ़ सकते हैं ई बुक को। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच स्टैटिस्टिकल, क्या है 49, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट कैन बी अप्लाइड,
जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट है वो अप्लाई किया जाता है जब टू मैट्रिक डिपेंडेंट, क्या है, टू मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल, टू मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल और वन मैट्रिक डिपेंडेंट वन मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्रेजेंट फॉर एनालिसिस। जो एनालिसिस किया जाता है टू मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल, वन मैट्रिक डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट फॉर एनालिसिस, ये किस टाइप में होगा, तो मल्टीपल रिग्रेशन होगा भाई। वन से टू डिपेंडेंट वेरिएबल शो करता है, वो मल्टीपल एनालिसिस में शो करता है, का स्क्वायर टेस्ट में नहीं होता है, उतनी टेस्ट में नहीं होता है, किसमें होता है आपका मल्टीपल रिग्रेशन टेस्ट में ये शो अप करता है। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है कि इज ए वेरिएशन बिटवीन, जो वेरिएशन होता है, इज ए वेरिएशन बिटवीन इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द प्रॉब्लम एंड इंफॉर्मेशन साउट बाय रिसर्चर्स, क्या है ये, साउट बाय रिसर्चर्स, एक मिनट, हाँ, साउट बाय रिसर्चर्स। एक्चुअली वेरिएशन जो होता है बिटवीन इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर द प्रॉब्लम एंड इंफॉर्मेशन, जो प्रॉब्लम एंड इंफॉर्मेशन में जो समस्याएं आती हैं वो किस टाइप का रिसर्चर में आता है, क्या क्या समस्याएं होता है क्रिएट। तो आपका ये जो होता है सरोगेट इंफॉर्मेशन इरर में आता है, किसमें आता है, सरोगेट इंफॉर्मेशन इरर में ये समस्याएं आता है, क्रिएट होता है। स्पेलिंग इरर में नहीं होता है, डाटा एनालिसिस में डाटा इरर होना चाहिए, तो ये कहाँ से होगा, ये होगा ही नहीं। इस तरह से आज हमने 50 क्वेश्चन का सीरीज आप लोग के सामने एक्सप्लेन, ओवरऑल हमने आज 50 क्वेश्चन पेपर 1 का डिस्कस कर लिया है। जिनको भी कुछ कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप लोग के लिए अब सूचना देना चाह रहे हैं, जिन लोगों को क्विज लगाना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, मेरे चैनल पे पोस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ताकि आप लोग का पैट क्वालिफाई हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।